हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं उसी में हम बात करेंगे। हमारी जो बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 4 है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें हमें अलग अलग तरह की जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ना है कि किस तरीके से जो महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ और किस तरीके से महासागरों का निर्माण हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी। यहाँ पर आपको जितने पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको डिटेल नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए तो आप जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। तो वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल किए जा रहे हैं। अगर हम इसमें टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा जो महाद्वीपीय प्रवाह है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसके बारे में, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आगे आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि जो सभी महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। फिर आगे आकर इसमें बैगनर आते हैं, वो अपनी थ्योरी देते हैं जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए वो इसके कुछ प्रमाण या फिर जो एविडेंस होते हैं उनको भी देते हैं और इसके आधार पर ये बात कहते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो संवहन धारा सिद्धांत होता है, यानी कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी के अंदर जो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो तापमान उनका बढ़ता है, वो पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में, मैग्मा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और वो फिर से यही प्रक्रिया चलाते हैं। तो इसी को संवहन धारा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो ओशनिक फ्लोर है वो क्या हो रहा है, क्या किस प्रकार से उसकी बनावट हो रखी है, किस तरीके से उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि जो ओशनिक फ्लोर है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, यानी कि उसका विस्तार किस तरीके से हो रखा है। ठीक है, इसमें जो महासागरों का विस्तार होता है और जो महासागर भूपटटी होती है उसका नष्ट या फिर उसका विनाश किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को जानेंगे। फिर हम जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि आज के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो बात कही जाती है वो सबसे सटीक बात ये वाली थ्योरी बताती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो प्लेट है वो किस तरीके से उनका फ्लो हो रहा है, उसका रेट क्या है, यानी कि कितने टाइम में कितने सेंटीमीटर या फिर कितनी दूरी प्लेट जो होती हैं वो तय करती हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेट के बारे में, किस तरीके से प्राचीन इतिहास में हम जाते हैं तो इंडियन प्लेट अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका एक भाग थी और आगे आकर उसमें विभाजन शुरू होता है, प्रभाव होता है और वो आज के टाइम पे एशिया में हमें देखने को मिलती है। हमें इसमें कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं, कुछ जो मेन थ्योरीज हैं उनको जानना है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि बैगनर के द्वारा दी गई थी और जिसमें इन्होंने पेंजिया, पैंथलासा, लॉरेशिया, इन सब चीज़ों का जिक्र किया था और ये बताया था कि जितने भी महाद्वीप हमें आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं वो प्राचीन में पहले एक ही थे जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद में इनमें विभाजन शुरू होता है और आज के टाइम पे वर्तमान में जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो प्राचीन इतिहास में कुछ वैसा था। इसके बाद हम जानेंगे संवहन धारा सिद्धांत, यानी कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसमें ये बात की जाती है कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो, उनका जब तापमान बढ़ता है वो पिघलते हैं और ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और रिजिस का निर्माण करते हैं। रिजिस के माध्यम से जब उनका निर्माण होता है तो वो आगे आकर वो जो हमारा महाद्वीप की जो प्लेट होती है उसमें धंस जाते हैं और फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम जानेंगे कि जो सागरीय अधस्थल है उसका विस्तार किस तरीके से हो रखा है, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको समझेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें जो मेन फोकस करना है वो इसी पर करना है। इसमें जो 3 प्रकार की जो सीमाएं होती हैं जिनको डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है, तो हमें उनको भी समझना है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और चैप्टर को समझते हैं। अगर हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है पृथ्वी जो है उसके 71% भाग पर हमें जो है वो जल देखने को मिलता है, यानी कि महासागर देखने को मिलते हैं और बाकी का जो 29% है वो स्थल खंड है और वहां पर हमें क्या, महाद्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो लोकेशन है उसमें भी परिवर्तन हमें आज के टाइम पर भी देखने को मिलता है। प्राचीन समय से ये होता आ रहा है और भविष्य में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनकी लोकेशन जो है उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। फिर अगर हम इसमें ड्रिफ्ट की बात करते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो ये बात करती है कि अगर हम सभी महाद्वीपों को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ जो सिमेट्रिकल जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बारे में, तो दो दक्षिणी अमेरिका है
और जो अफ्रीका है वो अगर हम उनकी तट रेखाओं को देखते हैं तो वो एक दूसरे से मेल खाती हैं। अगर हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और इसी के आधार पर एक बात कही जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो इस संभावना को व्यक्त करते हैं कि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन समय में जितने भी महाद्वीप हमें आज के रूप में देखने को मिलते हैं वो वर्तमान स्वरूप में ना होकर एक जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप था उसका निर्माण करते थे, जिसमें आज के वर्तमान समय में जितने भी महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी के आधार पर ये बात की जाती है कि जो उत्तरी अमेरिका है और जो यूरोप है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब ये जो ड्रिफ्ट थी उसको सबसे पहले 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस थे, उन्होंने सबसे पहले व्यक्त किया था। ठीक है, जिनका जो संबंध था वो डच से था, वो एक डच व्यक्ति थे जो मानचित्र बनाने का काम करते थे। इसके बाद में एंटोनियो पेलेग्रिनी आते हैं जो एक मानचित्र को बनाते हैं जिसमें जितने भी 3 महाद्वीप थे सबसे बड़े उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये एक मानचित्र का जो रूप होता है वो देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में बैगनर आते हैं, अल्फ्रेड बैगनर आते हैं 1912 में। ठीक है, वो इस सिद्धांत को देते हैं जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था महाद्वीप और जो महासागर थे उनके वितरण से। ठीक है, तो उनके वितरण से ये सिद्धांत जो था वो संबंधित था। और जो बैगनर थे वो ये कहते थे कि आज के टाइम पर जितने भी महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं वो अकेले एक भूखंड में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पैंजिया कहा था। ये जो एक महाद्वीप था एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करता था और एक जो बड़ा महासागर था जिसको पैंथलासा कहा जाता था उससे जुड़े हुए थे। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था एक बड़ा महाद्वीप था, उसको पैंजिया का नाम दिया जाता था। पैंजिया का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है सभी और जिया का मतलब होता है भूभाग या फिर पृथ्वी। तो संपूर्ण पृथ्वी पैंजिया का अर्थ होता है। और ये जो पैंजिया था वो एक विशाल महासागर से जुड़ा था जिसका नाम था पैंथलासा, और पैंथलासा का मतलब होता है जल ही जल। ठीक है, अब इसमें जो पैंजिया था उसमें 20 करोड़ वर्ष पहले इसमें विभाजन शुरू हो जाता है और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा था इसको लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था और जो दक्षिण वाला हिस्सा था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। अब आज के टाइम पर जो हमें वर्तमान स्वरूप में जितने भी महाद्वीप देखने को मिलते हैं वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से ही विभाजित हुए हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ये अलग हो गए और आज के टाइम पर जो वर्तमान में महाद्वीप है उनका रूप ले लिया था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में। तो जो बैगनर थे वो ये कहते थे कि प्राचीन इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमें जितने भी महाद्वीप आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चाहे अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, चाहे हम एशिया की बात करते हैं, चाहे हम यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब की बात करते हैं, ये जितने भी महाद्वीप थे इतिहास में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पेंजिया कहा था। और जो पेंजिया था वो एक बड़े महासागर से जुड़ा हुआ था जिसको पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। इतना क्लियर है? फिर ये बात करते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 20 करोड़ साल पहले इसमें विभाजन शुरू होता है और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा था इसको लॉरेशिया के नाम से जानते थे और नीचे वाला जो हिस्सा था इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इतना क्लियर है? अब उसके बाद में ये कहते हैं कि जो लॉरेशिया था उससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का हिस्सा बना था और जो गोंडवाना लैंड था उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो अंटार्कटिका था, ऑस्ट्रेलिया था, उसका निर्माण हुआ था और जो इंडिया था वो एशिया में आकर मिल गया था। ये बात अल्फ्रेड बैगनर के द्वारा कही जाती है। और जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे अलग अलग छोटे हिस्सों में बट गया जो वर्तमान स्वरूप में महाद्वीप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? ये स्वरूप जो है वो आज के टाइम पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब महाद्वीप विस्थापन का जो सिद्धांत था उसके पक्ष में उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए थे, क्या क्या प्रमाण दिए थे, एक बार उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात कहा था कि अगर हम महाद्वीपों को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ जो सिमिलैरिटीज होती हैं, तट रेखाओं को देखते हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो चट्टानें हैं अलग अलग महाद्वीपों में देखने को मिलती हैं, उनकी जो उम्र है, उनकी जो आयु है वो हमें समान देखने को मिलती है। उसके बाद लाइट की उन्होंने बात की थी, प्रेशर निक्षेप यानी कि जो सोने के निक्षेप थे उनके बारे में बात की है कि वो हमें देखने को कहीं और मिलते हैं, उनका जो उद्गम स्थान है वो कहीं और है। तो इसके आधार पर भी ये बात कही जा सकती है कि जितने भी महाद्वीप थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके बाद में कुछ जो जीव होते हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, उनका वितरण जो है वो समान रूप से हो रखा था। वही सेम जंतु हमें ब्राजील में देखने को मिलते हैं, वही सेम जंतु हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो जीवाश्म है उनका वितरण हो रखा है, तो उसके आधार पर भी इसको प्रूव करने की कोशिश अल्फ्रेड बैगनर के द्वारा की जाती है। तो महाद्वीपों में जो समानता है वो हमें देख कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है कि अगर हम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को मिलाते हैं, उनकी जो तटरेखाएं हैं अगर हम उनको मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो त्रुटि रहित है, यानी कि उनको हम इजीली मिला सकते हैं और उसमें हमें कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी और उसमें हमें जो सिमिलैरिटी है वो देखने को मिलती है।
अठारह 1964 में जो एक बुलगर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कंप्यूटर जो प्रोग्राम था उसकी हेल्प से अटलांटिक तट थे उनको जोड़ने की कोशिश की थी, और उसके आधार पर कहा था कि जो महाद्वीप है उसमें हमें समानता देखने को मिलती है, उनके तट जो है हमें एक जैसे देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन इतिहास में जितने भी महाद्वीप थे ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे। इसके बाद बात की जाती है कि जो चट्टानें हैं उनकी जो आयु है, यानी कि उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक समय पर घटित हुई थी। आधुनिक समय में जो विकसित की गई जो टेक्नोलॉजी है जिसको रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि कहा जाता है, उससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि जो महाद्वीपों में, अलग अलग महाद्वीपों में हमें जो चट्टानें देखने को मिलती हैं तो उनका जो समय है वो एक दूसरे से मेल खाता है। ठीक है, तो उसको सरलता से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि 200 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील में हमें देखने को मिलती है, ब्राजील तट पर देखने को मिलती है, और पश्चिम अफ्रीका के तट पर हमें देखने को मिलती है, जो आपस में मेल खाती है, जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसके बाद में टिलाइट की बात की जाती है। टिलाइट क्या होते हैं? जैसे जो नदियां होती हैं वो आपस में अवसाद लेकर आती हैं, जिसको जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, जब वो उनमें जो प्रभाव होता है वो होता है, तो उनके जो निक्षेप होते हैं उनको टिलाइट के नाम से जाना जाता है। तो टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। यानी कि जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उनका जो डिपॉजिट होता है उससे जो निर्मित चट्टानें होती है उसको टिलाइट कहा जाता है। तो भारत में कुछ जो टिलाइट है वो पाए जाते हैं गोंडवाना लैंड श्रेणी के अंदर। तो उनके जो प्रतिरूप है, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है, वो दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंड है उससे हमें मिलती जुलती देखने को मिलती है। तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि जो भारत है वो कभी ना कभी दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया थे उनसे मिला जुला था, उनसे सटा हुआ था। फिर प्लेशियर निक्षेप की बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि घाना के तट पर हमें बड़े बड़े सोने के जो निक्षेप होते हैं वो देखने को मिलते हैं। प्लेशियर क्या होते हैं? सोने के जो निक्षेप होते हैं उनको प्लेशियर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। तो वो हमें उपस्थित तो देखने को मिलते हैं, लेकिन घाना के अंदर हमें उनके जो उद्गम स्थान है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उनका जो उद्गम चट्टाने है वो उनकी अनुपस्थिति हमें देखने को मिलती है, और वो उपस्थिति हमें, ये जो चट्टाने हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? वो हमें ब्राजील में देखने को मिलती हैं। यानी कि ये जो कहाँ ये उपस्थित तो है घाना के तट पर, लेकिन इनका जो उद्गम स्थान था वो कहाँ पर है? वो ब्राजील के अंदर है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि ये जो दोनों तट थे वो कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे, यानी कि जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि जो सोने के निक्षेप है वो हमें कहाँ पर मिल रहे हैं? घाना में मिल रहे हैं। ठीक है, और जो निकल रही है, निकलने का जो उद्गम केंद्र है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वो ब्राजील में देखने को मिलता है। तो ये बात की जाती है कि ब्राजील से निकलकर वो घाना में उस समय पहुंचे होंगे जब ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद में जो जीवाश्म है उनका वितरण कुछ इस प्रकार से हो रखा है, उसके माध्यम से भी इनकी जो जो महाद्वीप है, महासागर है, उनके वितरण को समझा जा सकता है। तो जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी जो समान प्रजातियां हैं वो हमें अलग अलग महाद्वीपों में देखने को मिलती हैं। तो एक जो लैमूर नाम का एक जो जीव था वो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। तो ये बात कही जाती है, जितने भी वैज्ञानिक हैं तो वो इन तीनों स्थल खंडों को, यानी कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक लैमूरिया एक स्थलखंड है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में एक मैसोसारस, छोटा रेंगने वाला एक जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता है। ठीक है, तो उसकी जो अस्थियां हैं वो हमें दक्षिणी अफ्रीका के दो दक्षिणी केप टाउन है उसमें देखने को मिलती हैं, और ब्राजील का जो तट है वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि जो जीवाश्मों का वितरण है उसके माध्यम से भी महाद्वीपों का जो विस्थापन है उसको समझने की कोशिश की जाती है। फिर अब ये सब बात उन्होंने कह दी कि हम मान, जितने भी वैज्ञानिक थे वो ये कहते हैं कि हम ये चीज मानते हैं कि इसमें ड्रिफ्ट हो रही है। ठीक है, आपने उसके लिए प्रूफ भी दे दिया, अब ये सिद्ध करो कि ये ड्रिफ्ट हो क्यों रहा है, उसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेस हो रखी हैं। ठीक है, काम करते हैं। तो इन्होंने दो दो बलों को दिया था, दो बलों का नाम बताया था, जिसका पहला जो था वो पोलर या फिर ध्रुवीय फ्लाइंग बल था, और जो दूसरा बल था वो ज्वारीय बल था, टाइडल फोर्स था। अब एक बार हम उसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये कहते हैं कि जो ध्रुवीय फ्लाइंग बल है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, यानी कि जब पृथ्वी जो है वो घूमती है इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी की जो आकृति है संपूर्ण गोल नहीं है, एक गोले जैसी नहीं है। हमें पता है पृथ्वी है वो संपूर्ण गोल नहीं है, उसकी जो शेप है वो जियोइड है, जो जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास उभरी है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर हमें इसमें उभार देखने को मिलता है, और ये जो उभार है वो इसी की वजह से हो रखा है। ठीक है, उभार जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हो रखा है, यानी कि जो जब पृथ्वी घूमती है तो उसके जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास जो उभार होता है वो हमें देखने को मिलता है, और इसी के आधार पर जो भी
कॉन्टिनेंट जो भी महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं उनमें ड्रिफ्ट या फिर जो प्रवाह था वो हमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से प्रवाह आया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि जो पृथ्वी है उसका जो भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा है वो घूर्णन की वजह से उभर कर आया था, और जिसकी वजह से जितने भी महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए थे एक निश्चित समय के बाद में। उसके बाद में ज्वारीय बल की बात की जाती है, यानी कि टाइडल फोर्स की। ज्वार और भाटा आपको पता होगा क्या होगा, कि दिन में जो एक बार जो ज्वार ज्वार का मतलब होता है जब जल जो होता है ऊपर जाता है, और भाटा का मतलब होता है जब जल नीचे आता है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है ये ज्वारीय बल, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होता है। करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं। ठीक है, यानी कि एक करोड़ों वर्षों में ये जो बल था वो काफी ज्यादा प्रभावशाली हो गया था, जिसकी वजह से ये विस्थापन के लिए उत्तरदायी हो गया था ये ज्वारीय बल। ठीक है, तो ये जो दोनों बल थे इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि महाद्वीप है उनमें विस्थापन हो रहा है। इसके बाद में ऑथर होम्स आते हैं जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी यानी कि संवहन धारा का सिद्धांत देते हैं 1930 के अंदर। और वो ये कहते हैं कि जो मेंटल भाग है पृथ्वी का उसमें हमें जो संवहन धाराएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं, उसके प्रभाव की इन्होंने संभावना व्यक्त की थी। अब इन्होंने ये बताया था कि जो जो करंट है या फिर जो संवहन धाराएं हैं वो उत्पन्न कैसे होती हैं। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे जो उत्पन्न होती हैं, और ये उत्पन्न उनके अंदर जो ताप होता है उनकी वजह से उनमें जो भिन्नता होती है उसकी वजह से मेंटल भाग में ये जो तरंगे होते हैं या फिर जो धाराएं होती हैं उनका विकास होता है, वो विकसित होती हैं। और ये भी कहते हैं कि जो पूरा का पूरा जो मेंटल भाग होता है उसमें भी ये जो धाराएं होती हैं उनका एक तंत्र या फिर एक जो सिस्टम होता है वो इसमें विद्यमान है। अब एक बार हम इसके से समझते हैं कि उन्होंने किस चीज को कहा था। अब ये जो है पृथ्वी का मेंटल भाग है वो आपको पता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको भूपटि परपटि बोला जाता है, क्रस्ट बोलते हैं इसको मेंटल, और फिर जो नीचे वाला हिस्सा होता है केंद्र बिंदु होता है उसको क्रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको कोर कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। अब इन्होंने कहा था कि जो मेंटल भाग है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें यूरेनियम थोरियम ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। अब इन्होंने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर विद्यमान होते हैं, तो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप में भिन्नता आएगी, तो वो पिघल जाएंगे और जो तरल अवस्था होती है उसका रूप लेंगे, और ये तरल अवस्था में रूप लेंगे इसका, और वो ऊपर पहुंचेंगे मैग्मा के साथ में। ठीक है, अब ये तरल अवस्था में मैग्मा के पास जाएंगे, मैग्मा के साथ में ये पृथ्वी के ऊपर जाएंगे और ज्वालामुखी के रूप में ये निकल जाएंगे। ठीक है, लावा के रूप में पृथ्वी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आके आने के बाद कुछ समय के बाद भी ये ठोस रूप ले लेंगे, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएंगे। और जब ये ठोस अवस्था में आ जाएंगे तो जो लिथोस्फीयर है और जो महाद्वीप का जो क्रस्ट है वो आपस में टकराएगा, तो महाद्वीप जो महासागरीय क्रस्ट है वो पृथ्वी के नीचे धंस जाएगी, और ये जो पदार्थ जो थे ठोस अवस्था में पृथ्वी पर थे वो दोबारा से पृथ्वी के अंदर आ जाएंगे, उसके भीतर आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर जैसे ही इनका फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये पिघल जाएंगे और फिर ये मैग्मा के साथ ऊपर जाएंगे और लावा का रूप लेकर ये पृथ्वी के बाहर निकल जाएंगे। तो ये बात इन्होंने कही थी अपनी कन्वेंशनल करंट थ्योरी के अंदर। अब बात करते हैं महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण, यानी कि मैपिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी कि जो सी फ्लोर होता है वो किस प्रकार से बना होता है, उसके अंदर हमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी जो चीजें होती है वो देखने को मिलती हैं। तो महासागरों में एक विस्तृत मैदान ही नहीं बल्कि उसमें एक उच्चावच भी पाया जाता है, टोपोग्राफी भी हमें देखने को मिलती है। हम ये समझते हैं कि जो महासागर है वो पूरा का पूरा सपाट है, एक मैदान के रूप में है, लेकिन उसमें भी हमें उच्चावच देखने को मिलते हैं, उसमें भी हमें जो पहाड़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो मैदान होता है वो देखने को मिलता है, उसके बाद में जो पठार होता है वो देखने को मिलता है इसके अंदर में हमें, और उसके बाद में कुछ जो ट्रेंचेस होती हैं, खाइयाँ होती हैं, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमें अलग अलग जो उच्चावच होते हैं, टोपोग्राफीज होती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में बात की जाती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद से एक अभियान शुरू हुआ था, क्योंकि आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें समुद्रों से आना जाना था, आवाजाही थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी आवाजाही की वजह से कुछ जो वैज्ञानिक थे उनमें रुचि जागी और उन्होंने समुद्र का जो स्थल था उसमें अपनी रुचि दिखाई और उसमें अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से महासागरीय जो अधिस्थल था उससे संबंधित जो उच्चावच था उसकी जानकारी हमें प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो जो लोग थे उन्होंने रुचि दिखाई थी, उसके बाद में उन्होंने
इसमें रिसर्च की, अध्ययन किया, शोध किया और इसकी जानकारी को प्रस्तुत किया था। इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें, पहाड़ियां, गहरी खाइयां ये सब हमें देखने को मिलती है, जो महाद्वीपों के जो किनारे होते हैं उनमें स्थित होते हैं। यानी कि जो महाद्वीप का जो फ्लोर होता है उसमें हमें कुछ जो पर्वत होते हैं, कुछ जलमग्न तट होते हैं, कटकें होती हैं जिसको रिजिस कहा जाता है। रिजिस का मतलब क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे कि जो ज्वालामुखी होता है उससे जब लावा निकल मैग्मा निकलता है, वो लावा कुछ पहाड़ों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो एक श्रेणी बना लेता है पर्वतों की, उसी को कटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमें सी फ्लोर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में जो मध्य महासागरीय कटके हैं, ज्वालामुखी उद्गार हैं, उसके रूप में सबसे अधिक सक्रिय देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मध्य महासागरीय कटके होती हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, और ये एक्टिव होंगी क्योंकि ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वो सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, और यहीं से जो कटके होती है, पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, वो बनती रहती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। महासागरों के नितल की जो चट्टानें हैं महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन नवीन है। यानी कि महासागरों का जो हमें स्थलाकृति देखने को मिलती है वो नई होती है, और जो महाद्वीप होते हैं उसमें पुरानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, कॉन्टिनेंटल राइज और अबेसियल प्लेन। ये है ओशनिक ट्रेंच जिसको महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। ये है वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, और ये सबमरीन रिजिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी जो बनावट हो रखी है वो किस प्रकार से हो रखी है। तो महासागरीय तल को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले इसमें महाद्वीपीय सीमा यानी कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन आता है, जिसको भी फर्दर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें फिर आता है अबेसियल प्लेन्स, और उसके बाद में मध्य महासागरीय कटक यानी कि मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं महाद्वीपीय सीमा को यानी कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन को। तो ये महाद्वीपीय किनारों और जो गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है। यानी कि जो महाद्वीप का एक जो किनारा होता है वो हो गया, और अबेसियल प्लेन होता है उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको मार्जिन के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है। अब ये जो मार्जिन होता है इसको भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में महाद्वीपीय ढाल आता है जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। जब इसमें एक ढलान आती है तो उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में महाद्वीपीय उभार या फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, जो इस प्रकार से होता है कि जब स्लोप होती है और अचानक से उसमें एक उभार हमें देखने को मिलता है, वो कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है। और इसमें जो खाइयां होती हैं जिसको ट्रेंचेस कहा जाता है वो भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद में गहरे समुद्र बेसिन आते हैं यानी कि अबेसियल प्लेन्स आते हैं। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। यानी कि जो महासागर के तट होते हैं और मध्य महासागरीय कटक होते हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको प्लेन कहा जाता है, उसको मैदान कहा जाता है। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से भाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। यानी कि जो नदियां होती हैं वो अपना अवसाद लेकर आती हैं और समुद्र के तट पर छोड़ देती हैं और वहां से डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद में कुछ जो अवसाद होते हैं वो समुद्र के भीतर चले जाते हैं, और जो समुद्र की जो धाराएं होती हैं, जो महासागर होते हैं, वो उसको और अंदर ले जाते हैं और वहां पर जाकर इसको निक्षेपित कर देते हैं, उसको डिपॉजिट कर देते हैं, और वहीं से जो मैदान होते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक के बारे में यानी कि मिड ओशनिक रीजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हम पढ़ चुके हैं कन्वेंशन करंट यानी कि संवहन धाराओं के बारे में हम जान चुके हैं। तो संवहन जो धाराएं होती हैं पृथ्वी के अंदर जो लावा या फिर जो मैग्मा होता है उसको पृथ्वी पर लेकर आने का काम करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा होता है, जैसे ये बाहर आता है इसको लावा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लावा होता है वो कुछ जो चट्टानें होती हैं उसको बनाता है, और इन्हीं को रिजिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो रिजिस होती हैं वो हमें ओशन होता है उसके मध्य में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको मिड ओशनिक रिजिस के नाम से जाना जाता है। तो रिजिस और कुछ नहीं होती है, महासागरों से जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो निर्मित होती हैं, उनको रिजिस कहा जाता है, उनको कटक के नाम से जाना जाता है। तो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़ी हुई पर्वतों की श्रृंखला होती है। ठीक है, महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। यानी कि जो महासागर का जो तल होता है उसके पृथ्वी का जो धरातल होता है उस पर सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला होती है वो यही होती है, मिड ओशनिक रिज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सागरीय अधस्थल का विस्तार यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, इस थ्योरी के बारे में। अब हम बात करते हैं
मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मात्रा में लावा इससे बाहर निकलता है। यानी कि अगर महासागरों के मध्य की बात करते हैं तो कटकों के साथ साथ जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसकी वजह से जो महासागर का जो तट होता है इस क्षेत्र में जो लावा होता है सबसे ज्यादा बाहर निकलता है। महासागरीय कटक के माध्यम से कि मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, उसकी जो संरचना होती है, संगठन होता है, गुण होते हैं, उनमें समानता देखने को मिलती है। यानी कि जो महाद्वीप होता है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये रिजिस का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से, और ये यहाँ पर ज्वालामुखी से जो लावा है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ की और इस साइड की जो दोनों तरफ की जो चट्टानें होती है उनकी आयु में, उनकी जो संरचना होती है, उनके समय, उनके संगठन में, उनके गुण होते हैं, उनमें हमें समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो महासागरीय प्रपट्टी की जो चट्टानें हैं कहीं पर भी हम देखते हैं वो 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यानी कि उनकी जो अधिकतम आयु होगी वो 20 करोड़ वर्ष होगी। उनकी जो बनावट है, उनके बनने की जो प्रक्रिया है वो 20 करोड़ वर्ष से पहले नहीं हो सकती है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम जो है अधिक गहराई पर स्थित है, और मध्य जो महासागरीय कटक है उनके क्षेत्र में जो भूकंप के उद्गम है वो कम गहराई पर स्थित है। महासागरीय परपटी की जो चट्टानें है महाद्वीप परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। यानी कि महासागर का जो क्रस्ट है, ओशनिक जो क्रस्ट है वो नया है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो पुराना है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सागरीय अधिस्थल विस्तार, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था वो हेस के द्वारा दिया गया था 1961 के अंदर। ठीक है, अब इसमें ये कहते हैं कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भवन से महासागरीय परपटी में विभेदन होता रहता है, और नया जो लावा होता है वो इस दरार को भरकर महासागरीय जो परपटी होती है, यानी कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है, उसको दोनों तरफ धकेल रहा होता है। ये बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो रिजेज होती हैं वो बनती रहती हैं दोनों तरफ। अब हमेशा इसमें नई रिजिज का निर्माण होता रहता है, तो ये जो नई रिजिज होती हैं वो पुरानी रिजिज को इस तरफ धकेलती रहती हैं, अपोजिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से तो ये दोनों तरफ इसको धकेलती रहती हैं। महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात की है। अब ये जो वैज्ञानिक थे वो ये कहते हैं कि अगर ये इस महासागर की जो भूपपटी है उसका विस्तार हो रहा है तो जो दूसरा महासागर है वो सिकुड़ना चाहिए था। तो ये आगे कहते हैं कि जो महासागरीय परपटी है वो उसका नाश हो रहा है, वो उसका क्षेपण हो रहा है, वो नष्ट होती जा रही है। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। इसके अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो जो दूसरी महासागरीय परपटी है उसका विनाश होता रहता है। ठीक है, अब हम इससे समझते हैं ये है ओशनिक क्रस्ट, और ये है यहाँ पर इसके यहाँ पर अगर हम समझते हैं यहाँ से जो रिजेज होती हैं वो बनती हैं, तो जो नई रिजेज यहाँ से बनेगी वो इसको इस तरफ धकेलती रहेगी। ठीक है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो उसकी तरफ धकेलती रहेगी, और जैसे ही ये महाद्वीपीय भूपपटी के पास आएगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के आसपास आएगी, तो इनके बीच में क्या होगा, टकराव होगा, और जो सबसे भारी परत होगी, सबसे भारी जो भूपपटी होगी वो नीचे धस जाएगी। तो भारी वाली कौन सी है, जो भारी है वो है महासागरीय भूपपटी, तो वो नीचे चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो महासागर है वो सिकुड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है प्लेट विवर्तनी की, या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो इसको 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, तो इन्होंने अलग अलग स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपने विचार दिए थे, और इन्हीं को समन्वित या फिर इकट्ठा करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसको नाम दिया गया था। ये इन्होंने कहा था कि एक जो विवर्तनी की प्लेट होती है जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, ठोस चट्टान का एक विशाल खंड होता है, आकार का एक खंड होता है जिसको महाद्वीप या फिर महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि ये कहा जाता है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है ठोस चट्टानों का एक विशाल खंड होता है जो महासागरीय और जो महाद्वीपीय स्थल मंडल होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो वर्तनी की प्लेट होती है वो किससे मिलकर बनती है, महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर इसका निर्माण होता है। स्थल खंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब परपटी और ऊपरी मेंटल का अपर मेंटल होती है, जब उसको आपस में मिलाया जाता है तो वो स्थल मंडल बनती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो महासागरों में तो 5 से 100 किलोमीटर के आसपास होती है, और महाद्वीप जो होते हैं उनमें 200 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। एक जो प्लेट होती है उसको महाद्वीपीय या फिर महासागरीय प्लेट कुछ भी कहा जा सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट में हमें अधिकतर कौन सी चीज देखने को मिलती है। अगर उस पर सबसे ज्यादा महासागर है तो उसको महासागरीय प्लेट के नाम से जाना जाएगा। अगर उस पर सबसे ज्यादा स्थल खंड है, महाद्वीप है,
उस पर, तो उसको महाद्वीपीय प्लेट के नाम से जाना जाएगा। ये जो प्लेटें होती हैं वो दुर्बलता मंडल या फिर स्थैनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, यानी कि एक गतिमान है। अब इसमें कुछ जो आती है, कुछ महत्वपूर्ण जो बड़ी प्लेटें होती है, जिसमें अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये जो प्लेटें होती हैं, इन पर जो महाद्वीप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो इस पर स्थित हैं। ठीक है, कुछ जो छोटी प्लेट होती हैं वो है कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। तो ये जो कुछ प्लेट हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इन प्लेटों में जो मूवमेंट होती है, यानी कि इनमें जो विचलन होता है, उससे कुछ जो सीमाएं होती है उसका निर्धारण होता है, वो सीमाएं बनती हैं। तो जो पहली सीमा बनती है उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर अपसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी बाउंड्री बनती है उसको बोलते हैं अभिसारी सीमा या फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री। जो तीसरी सीमा होती है उसको कहा जाता है रूपांतरण सीमा या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हम तीनों को समझते हैं, ये तीनों क्या कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं और एक जो नई क्रस्ट होती है उसका निर्माण होता है, उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री अपसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और एक नई प्रपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, इन्हें प्रसारी स्थान या फिर स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। यानी कि जहां पर जिस स्थान पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है उसको स्प्रेडिंग साइट के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर अब अभिसारी सीमा के बारे में। तो अभिसारी जो सीमा होती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और एक जो भूप्रपटी होती है, क्रस्ट होती है, वो नष्ट हो जाती है, उसको अभिसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। तो एक जो प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी और एक प्लेट जो होगी वो ऊपर आ जाएगी, तो उसको अभिसारी सीमा कहा जाता है। और जो हमारा हिमालय है वो भी इसी प्रकार से बन रखा है। जब इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट थी आपस में टकराई, तो इंडियन प्लेट थी वो नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट थी वो ऊपर आ गई। तो इसी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था, उसका विकास हुआ था। ठीक है, तो जहां प्लेटें नीचे धंसती हैं उस क्षेत्र को प्रवेष्टन जोन या फिर सबडक्शन जोन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अभिसरण है वो तीन प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले महासागर और महाद्वीप पे जो प्लेट होती है उनके बीच में, यानी कि एक तरफ महासागर होगा, दूसरी तरफ महाद्वीप पे प्लेट, तो उनके बीच में जो टकराव होगा वो पहला प्रकार ये हो जाएगा। दूसरी तरफ दोनों तरफ केवल और केवल महाद्वीप पे प्लेटें हो सकती हैं और तीसरी तरफ केवल केवल महाद्वीप पे प्लेटें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीनों जो अभिसरण होता है इस प्रकार से होता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको हम रूपांतरण सीमा के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ना तो कोई नई जो क्रस्ट होती है उसका निर्माण होता है और ना ही जो पुरानी क्रस्ट होती है उसका विनाश होता है। ठीक है, तो इसी को रूपांतरण सीमा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ना ही विनाश होता है, ना ही इसमें कोई नई जो प्रॉपर्टी होती है उसका निर्माण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सीमाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। यानी कि ये वाली जो एक प्लेट होगी इस तरफ सरक जाएगी, दूसरी तरफ इस तरफ से ये प्लेट सरक जाएगी। तो इसी वजह से ना ही कोई नई प्रॉपर्टी होगी, नई क्रस्ट होगी, उसका निर्माण होगा, और ना ही जो पहले क्रस्ट है उसका विनाश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आती है। अब अगर हम प्लेट प्रवाह की बात करते हैं, इसकी दर क्या रहती है, यानी कि कितने टाइम में एक साल के अंदर ये जो प्लेटें होती हैं कितनी दूरी तय करती हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। जो प्रवाह की दरें होती हैं बहुत ज़्यादा भिन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। सबसे पहले अगर हम आर्कटिक कटक की बात करते हैं तो इसकी जो प्रवाह दर है वो सबसे कम है, जो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर से भी कम ये चलती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है, तो उसकी जो प्रवाह दर है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि एक साल में 5 सेंटीमीटर से भी अधिक ये अपनी दूरी तय करती हैं। फिर हम बात करते हैं जो भारतीय प्लेट है उसके बारे में। ठीक है, वो किस तरीके से प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से कहाँ स्थित थी और अभी किस प्रकार से ये अवस्थित है। तो जो भारतीय प्लेट है वो एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है, जिसमें दक्षिण एशिया का अधिकांश भाग शामिल है और हिंद महासागर का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। हमें पता है जो इंडियन प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का एक हिस्सा माना जाता है। जो भारतीय प्लेट है प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा थी, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा थी, जो आगे हम पीछे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये गोंडवाना से अलग होना शुरू होती है और ये जो खिसक कर इसकी जो रेट रहती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रहती है, यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर की गति से ये आगे बढ़ती है। ठीक है, प्रतिवर्ष। और ये आगे जाकर यूरेशियन जो प्लेट होती है उससे टकरा जाती है और वहां पर क्या होता है, हिमालय का जो पठार होता है, तिब्बती पठार होता है, उसका उत्थान होता है, उसका विकास होता है। भारतीय प्लेट की गति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसका निर्माण माना जाता है। ठीक है, जो
यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट थी उसके टकराव से पैदा हुआ था हिमालय निर्माण। ठीक है, तो उसके जारी रहने का जो लगातार क्रम है वो हमें आज भी देखने को मिलता है, और हिमालय जो है उसकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से ही जो आपका चैप्टर है वो होता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी वजह से अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता है, उसके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके माध्यम से भी आपको जो चैप्टर्स हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।